फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट में आज वैसे तो रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक और एनर्जी स्पेस में अच्छा एक्शन है, लेकिन कैसे देख रहे हो ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द मार्केट? और जहां एक्शन नहीं है राजेश, वहां पर ऑटो, फार्मा और आईटी में तो फिर भी कंसर्न्स और कंटिंजेंट सिनेरियो है, लेकिन ऑटो और फार्मा की इस गिरावट को क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी, और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि कुछ सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, और ऑटो की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से 3-4 सेशन से लगातार प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे हैं। बट इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं उसे अगर ध्यान में दिया जाए तो एक तो आरबीआई की मीट है मंथ के एंड में, क्योंकि मेरे हिसाब से आरबीआई, सीपीआई वगैरह का डेटा और ईसीबी और फेड की जो टोन होगी उसको देखने के बाद ही कोई कॉल लेगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है, खास करके बैंकिंग, रियल्टी, कंजम्पशन, वहां पे बढ़त दिखेगी। इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को आपने देखा होगा 25,000 के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। और इस वक्त हमारी हाउस का ये अनुमान है कि 24,700 से 25,600 के बीच की रेंज रह सकती है। इंडेक्स में भले 1-1.25% की बढ़त हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत शानदार तेजी थी, 2.5-3% की। और ये सीधे सीधे दर्शा रही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एक्टिव है मार्केट में। तेल, क्रूड ऑयल नीचे के भाव में है, विक्स टूटा हुआ है, आंकड़े अच्छे आए हैं। बस अब वो एफओएमसी की मीट, जहां 25 बेसिस पॉइंट की कट की उम्मीद तो सबको है, और अगर उनके ट्रम्प साहब के एक नुमाइंदे वहां पर बोर्ड में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट की हो जाए, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। जैसा आपने कहा कि ऑटो में उतनी मूवमेंट नहीं हो रही है, मैं मानता हूँ मूवमेंट नहीं हो रही है। जीएसटी कट के बाद अचानक से हमने देखा था कि एक बहुत शानदार तेजी हुई थी, उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा पड़ता हुआ नज़र आया। लेकिन ये एक अपॉर्च्युनिटी मान के चलता हूँ मैं, खास करके लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो मंथ ऑन मंथ जो आंकड़े आए वो अच्छे आए। इस मंथ में हालाँकि शुरू के 15-20 दिन श्राद्ध पीरियड होने के कारण से हो सकता है कि नंबर्स थोड़े दबाव में रहे। 21 या 22 तारीख के बाद से त्योहारों का सीज़न चालू होगा, वहाँ से मुझे क्या लगता है नंबर्स में सुधार आएगा। नज़र रखने लायक अगर ये कोई कंपनी इस वक्त है, तो फोर व्हीलर की बात की जाए तो पहली पसंद तो ऑब्वियसली मारुति ही रहेगी। अलायंस मार्केट शेयर है उनका। लेकिन अगर सेकंड स्टॉक जाना जाए तो हुंडई का रहेगा, जहाँ अगर आप देखें तो एसयूवी मार्केट में बढ़त बनी हुई है। लीडरशिप है रेदर एसयूवी में। क्रेटा कई वर्षों से मार्केट लीडर रहा है। अब क्रेटा की ईवी भी जो लॉन्च की गई, वो भी बाजार ने अच्छी तरीके से ली। एक्सपोर्ट मार्केट पर ध्यान दे रहे हैं। करीब 26 नए मॉडल्स अब कोई 30 तक लॉन्च करेंगे। तालेगांव का प्लांट इन्होंने ले लिया है और केपेक्स कर रहे हैं डिमांड को देखते हुए। और टू व्हीलर की बात की जाए तो मैं समझता हूँ बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ अगर आप देखें तो प्रीमियम बाइक्स जैसे केटीएम है, अवेंजर है, उनके ऊपर बहुत अच्छी उनकी पकड़ है। एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छी पकड़ है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, अच्छा डिविडेंड देती है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, और जीएसटी की जो बेनिफिट है इन सबको, वो तो अपनी जगह ही। तो मैं समझता हूँ ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है ऐसे निवेशकों को जो 9 से 12 महीने तक रुक सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट टेक राजेश जी। और एक नज़र बैंक निफ्टी पर होनी चाहिए। वैसे ही निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन एक सडन स्पाइक वहां पर इस वक्त भी देखा जा रहा है। तो तेजी जो है बढ़ती हुई 54,931 के लेवल्स बैंक निफ्टी में इस वक्त कामकाज हम देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रियल एस्टेट सेक्टर पर जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट के लिए आए दिन कुछ न्यूज़ फ्लोज आते रहते हैं, जिसके दम पर सेक्टर में भी अपमूव है। और वैसे भी कहा जाता है कि ना, लॉन्ग टर्म प्ले, भले ही शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल सिनेरियोज नजर आए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अप साइकिल का ट्रेंड जारी रहेगा। क्या पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट बास्केट से जुड़ी कुछ स्क्रिप्ट्स होनी ही चाहिए आपके हिसाब से? और अगर हाँ, तो फिर किस तरह के रियल एस्टेट प्लेयर्स पर नजर रखनी है? देखिए मानसी जी, ये सही है कि रियल्टी एज ए स्पेस बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन ये अपनी दिक्कतों से जूझता रहता है। फिर वो चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हो, इन्वेंट्री बिल्टअप के हो, सेल्स स्लो डाउन के हो, ये चीजें लगातार इसमें लगी रहती है। तो रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है। लेकिन बावजूद इस सब चीजों के, इन दिनों अगर रियल्टी एज ए होल देखेंगे तो बहुत सी कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जो हाथों हाथ प्रीमियम प्रोजेक्ट तक हाथों हाथ लिए गए।
डेट कई कंपनियों ने लगातार कम की है। इन सब चीज़ों से बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ एक चुनिंदा कंपनी जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या शोभा डेवलपर्स यहाँ नज़र रखनी चाहिए। एक आदित्य बिरला रियल एस्टेट है जो कि पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नाम से जानी जाती थी। वहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, न केवल उसमें बल्कि उनकी एक सब्सिडियरी है बिरला एस्टेट्स, उसमें भी अच्छे प्रोजेक्ट है। पहले सिर्फ बॉम्बे में काम करती थी, अब वो दूसरे शहरों में भी नए प्रोजेक्ट्स बना रही है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि रिटेल निवेशकों के लिए बेहतर ये होगा कि वो एंसिलरी कंपनी जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस हो, पेंट हो, वहाँ ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि रिस्क बनिस्पत कम होगा। अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ही अगर आप ले लो तो 10 से भी कम की पी पे ट्रेड करता है, डिविडेंड अच्छा देता है, एलआईसी की पेरेंटेज होने के कारण से कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, डिसबर्सल्स अच्छे चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आरबीआई की रेट साइकिल चल रही है, वाले दिनों में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। जी, तो बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर खास तौर से आपकी नज़र होनी चाहिए। रियल एस्टेट एंड हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक फंडामेंटल नज़रिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन चलिए अब वक्त हो चला एक तरफ जा रहा है, वॉल्यूम की तरफ नहीं, प्राइस हाइक्स देख रहे हैं, आरपू की भी इंक्रीज आ रही है। पूरे टेलीकॉम स्पेस में कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं सर? और राजेश जी, अगर कोई एक फेवरेट पिक करना होता तो वो क्या रहता? कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता लंबे समय के लिए? देखिए, जैसा आपने कहा कि वोडा पे आज मूवमेंट चल रही है, तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है, जहाँ लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है। वीकेंड पे कुछ न्यूज़ चल रही थी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, बट लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो और कोई जीआर पे या स्टेक बढ़ाने पे कोई रियायत देने वाली नहीं है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से न्यूज़ फ्लो होता है। अदरवाइज़ आप देखो तो कंपनी ने लगातार नुकसान किए हैं, आरपीयू दूसरे से कम है, तो मैं नहीं समझता फंडामेंटली इसमें इस वक़्त लॉन्ग टर्म की कोई भी कॉल ली जा सकती है। इन्वेस्टमेंट की अगर कॉल लेनी हो तो 2 ही प्लेयर बचते हैं, फिर भारती और जियो। अब जियो चूँकि देखो तो आप लिस्टेड नहीं है, तो उसपे आपको इनडायरेक्टली रिलायंस लेना पड़ेगा और रिलायंस में भी अगर आप जियो की बात करेंगे, तो लगातार ऐसा लग रहा है कि सब्सक्राइबर वॉल्यूम्स के दरकिनार करके वो वैल्यू पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, जहाँ की आरपीयूज़ वगैरह बढ़ाए जाएँ। हमने देखा पिछले दिनों उन्होंने कुछ छोटे पैक्स बंद किए, आरपीयूज़ वहाँ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे आरपीयूज़ बढ़े हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर्स में और एबिटा ग्रोथ में भी अच्छी बढ़त आई है। जिस तरीके की पहुँच वो बना रहे हैं, जिस तरह का सब्सक्राइबर बेस है, मैं समझता हूँ वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो एयरटेल एक दूसरा प्लेयर बचता है, वो भी बहुत शानदार न केवल डोमेस्टिक में बल्कि उनके अफ्रीकन कारोबार में भी अच्छी बढ़त देखी गई है, लेकिन वहाँ वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड हो गए हैं। तो वहाँ कोई गिरावट आए तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। अदरवाइज़ इस वक़्त अगर किसी को लंबी अवधि का नज़रिया लेना हो तो मैं समझता हूँ रिलायंस बहुत उपयुक्त है। लंबी अवधि के लिए तो उपयुक्त है ही कई कारणों से, चाहे वो रिटेल हो, चाहे न्यू एनर्जी का बिज़नेस हो, चाहे टेलीकॉम हो। बस शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग के नज़रिया भी रखते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर 1402-3 के ऊपर अगर ये किसी हालत में चल जाता है और वहाँ टिक जाता है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जहाँ से ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छे पैसे दे सकते हैं। टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेट रिलायंस का रहेगा। और उन दर्शकों को बता देता हूं कि जियो की जो लिस्टिंग है मैनेजमेंट ने कही फर्स्ट हाफ यानी कि अगले साल के जनवरी से लेके आप कह सकते हैं जून तक लिस्टिंग हो सकती है। और हाल ही में सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में जो है ईज़ किया है रूल्स को, बड़े बड़े इश्यूज़ को लेके। तो इसके कारण जो ऑफकोर्स रिलायंस जियो को पॉजिटिव रहेगा। ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में उतना नहीं दिखेगा अभी क्योंकि वैल्यू नहीं आई है, लेकिन जब वो दिखेगा तब आपको पता चलेगा। होल्डिंग कंपनी का भी डिस्काउंट का भी एंगल रहेगा, पर उस पर डिटेल बात करेंगे हम। टेलीकॉम की तो 360 डिग्री कवरेज हम आपने बता दी, राजेश सर ने पूरी तरह एक एक करके बता दिया कहाँ पे ट्रेड करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेकिन डिफेंस स्पेस यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। आज डिफेंस सेक्टर